होती है वो होता है, उसमें जो मेच्योरिटी आएगी टाइम के साथ में तब जाके बनता है हमारा। अब लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, मादा युग्मकोद्भिद में, मादा युग्मकोद्भिद में परिपक्वन के बाद गतिशीलता व विकास होता है। जो भ्रूण कोश में क्या बेटा, अभी तो आज खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो, छोटा में जो भ्रूण कोश में संलग्नित हो जाती है या संलग्न हो जाती है कुछ भी। अब बना दो बेटा गुरु बीजाणु जनन वाला डायग्राम, जो हमने कैसे बनाया था बेटा, देखो ठीक है बेटा, सबसे पहले बनाओ ये संरचना, उसके आगे हमारी ये सारे क्या थे बेटा, सॉफ्ट टिश्यूज थे बीजांड निकाय में। उसके बाद एक कोशिका हमारी क्या होगी बेटा, परिपक्व, इसको क्या बोलेंगे हम, परिपक्षु कोशिका। लिखते चलो साथ के साथ में, बना लो। परिपक्षु कोशिका बन गई बेटा। इस कोशिका में अब होगा क्या मेरा बेटा, समसूत्री विभाजन। बन गो बेटा। बनाम बेटा, तुम तो डायरेक्ट बनाते नहीं हो, यहाँ से आगे को मैं यहाँ बना दूँ, है ना। बन गो सबको। वो ये जो अभी हमने समझो, ज़्यादा लोड ना लेना।
जमीन तो ये तो खुद को ही होगा ना, स्कूल तो बिल्डिंग ना। हाँ, गाँव मन में तो कहते थे, पर जगह काफ़ी है ना। देखो बेटा, अब जो मेरी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने बनेंगे बेटा कोशिका? कैसे? देखो, अब नीचे की साइड बना दो। ऊपर तो प्राथमिक कोशिका है ही है मेरी, और उसको हम इसमें दिखाएंगे नहीं बस, है ना। है बेटा, तय तय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ मेयोसिस, उसके फलस्वरूप 4 बने मेरे गुरु बीजाणु जो अगुणित हैं। इनमें से बेटा क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे नष्ट, बचेगा केवल, वही सब तो है। अब उसको एक और बनाना है, क्लियर, बस खत्म। नीचे कहीं साइड में जैसे तेरा मन करे तीर से बनाते जाना है। यानी कि पहली प्रोसेस ये थी जिसमें मेरे क्या थे बेटा, सॉफ्ट टिश्यू थे। उनमें से एक जो कोशिका थी वो परिपक्वित हुई, उसमें विभेदन हुआ और खुद बन गई क्या, वो परिपक्व कोशिका बन गई। उसके बाद बेटा उसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और 2 कोशिकाएं बनी, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 सेल्स बनेंगे। हाँ, चारों बेटा, चारों ठीक है। अब ये तीनों हो जाएंगे नष्ट, बचेगी बस एक। हाँ बेटा, स्वतः ही मतलब 3 अपने आप ही जिनमें से खुद ही नष्ट हो जाओ। बन गया हमारा गुरु बीजाणु, यही तो था गुरु बीजाणु जनन ना। अभी तो यहाँ को परिपक्वन होगा। क्या इस दांत ने फाड़ रहे हैं? कहा बंद करिए बेटा ना। तो वहाँ में यार मैं सोच रहा हूँ जो अगली प्रोसेस है ना परिवर्तन वाली, वह यही मैं ऐड करा रहा हूँ। फिर मैंने किया अलग से करा दूँ भाई, चार टॉपिक आ जाता। देखो अब सुनो, अगर मेरो हलाओ केवल इतना क्वेश्चन आए, oogenesis या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, उसकी प्रोसेस को चित्र से समझाइए। तो बेटा सब रो लिखना ही, 4-5 पॉइंट हैं हमारे और चित्र बनाना है। 4 नंबर या 3 नंबर में आएगा। क्लियर हुआ? अगर केवल आ जाए गुरु बीजाणु समझाइए 1 नंबर 1.5 नंबर वाले में, तो बेटा खाली हुआ में तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो लिखने, चित्र नहीं बनाना। नंबर औकात, जितनी नंबर की औकात है उतनी तुम औकात दो आंसर में, नहीं पर टाइम कहाँ से मिलेगा। अभी तो फिर तुम्हारे टेस्ट होंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। मैं वही हिसाब से बनाऊंगा पेपर ही। जैसे मान ले हमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बोले जानते हैं, तो मैं तुम्हें 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दूंगा फर्स्ट टेस्ट में। 1 नंबर वाले आने होंगे तो वहाँ मैं दूंगा बेटा 4-5 एक नंबर के 6 दे दूंगा। फिर बेटा 2 नंबर को, फिर 4 नंबर को 2 क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा, ताकि 2 टेस्टन में, जैसे इन फ्यूचर भी तो टेस्ट होंगे तुम्हारे, उनमें शामिल हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण सारे कवर रहते चले। ठीक है ना? वही हिसाब से फिर मैं तुम्हारी कॉपी को वही हिसाब चेक करूँगा कि इनने 2 नंबर के हिसाब से लिखो है कि 4 से लिखो। ज़्यादा लिख दियोगे तो भी मैं सुनाऊँगा तुम्हें, कहूँगा कि बेटा यहाँ में कमी है, ज़्यादा ना लिखना, तुम्हें लिमिट से लिखना। लिखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, गुरु बीजाणु का परिवर्तन।
गुरु बीजाणु का परिवर्धन अब लिखेंगे बेटा हम जो प्रोसेस है ना हमारी, 1 के 2, फिर 2 से 2, सारी की सारी दोनों से 4-4 कोशिकाएं बनेंगी, जो हमारी ऊपर जाके प्रतिपक्षी कोशिका बन जाएंगी, नीचे जाके वो सारी प्रोसेस इसमें डालाओ, लिखो। पहले समझाए तुम्हें? देखो बेटा, अब जो हमारी ओ गधाओ सुन लो, खाली चालू है। देखो बेटा, अब हमारे पास एक गुरु बीजाणु है जो परिपक्व है अपने आप में और हमारी एन अवस्था में है। क्लियर हो गया? अब उसमें क्या करेंगे, हम उसका परिवर्तन करेंगे, विकास करेंगे। लालाओ अब आए ना यार, फिर बीच में रोकनी हो, भले टाइम पास कर दो। देखो मेरे पास एक परिपक्वित गुरु बीजाणु है या नहीं है? है बेटा। उसमें अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले होगा क्या है ये गुरु बीजाणु है मेरा। अब इसमें क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन का सिंपल सा रूल है कि सेम कोशिका बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? सेम कोशिका बनेगी, सेम गुणसूत्र वाली होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बनेगी बेटा एक और, यानी कि एक से कितनी हो जाएंगी, अब 2 हो जाएंगी। तो मैं 2 कोशिका दिखाऊंगा इसमें। एक मेरा गुरु बीजाणु ये बन गया, एक मेरा गुरु बीजाणु बेटा ये बन गया। बन गया। अब बेटा इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बेटा कितनी कोशिका बनेंगी मेरी? सबसे पहले तो बेटा 1 भाग बटेगा 2 में, 1 भाग बटेगा बेटा 2 में। उसके बाद बेटा ये बट जाएंगे कितने में? 4-4 में। अब बेटा फिर मैंने बताया था आपको, जो ऊपर वाली 4 कोशिकाएं उनमें से एक केंद्रक और नीचे वाली 4 में से एक केंद्रक कहाँ पे आ जाएगा बेटा? भ्रूण कोश के बीच में, जो किसकी तरह बिहेव करेगा? हमारा द्वितीयक केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक या सहायक केंद्रक, तीनों में से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं हम। कैसे होगा बेटा? ऊपर बचे मेरे 3 बेटा, नीचे आ गए बेटा बीच में 2 और 3 बचे बेटा मेरे पास। हो गया। अब हम फाइनल डेस्टिनेशन बना देते हैं जो हमारी है। देखो बच्चा, 3 कोशिका बची मेरी ऊपर, नीचे बेटा 1 कोशिका बड़ी और 2 छोटी। बन गया। नीचे वाली कोशिकाओं में जो बीच वाली है उसका क्या नाम है बच्चा? अंड कोशिका, एग सेल। साइड में बेटा दोनों को सहायक कोशिका। टर्सरी बोल दो, एसेसरी बोल दो, कुछ भी सेल बोल दो, है ना। फिर बेटा मेरे बीच में जो है इनका क्या नाम है? लाला आवाज ना यार, द्वितीय केंद्रक बोल दो, ध्रुवीय। लाला मैंने कह दिया तुम ब्रेक ले लियो बीच में, जितनी बकचोदी करनी हो कर लियो, जब पढ़ा रहा हूँ जब हरकत मत करो। 2 दिन के बालक तुम है ना है,
तो मैं धमकाऊँ, किल्लाऊँ, खुद इतने तो यार परिपक्व इतने हैं, मैच्योर हैं वो। कपड़ा धोरी फारें घर जाएंगे कि कपड़ा बिगाड़ लेते हों, कच्चा ने बिगाड़ लेते हों। अब यार मैच्योर है क्या, तो भाई साहब की हरकत करो। और बेटा जो ऊपर है कहाँ मेरी, ये कौन सी है, प्रति पक्षी बोल रहे हैं, मुक्ति बोल रहे हैं, मुखी बोल रहे हैं ना, प्रति पक्षी कोशिका। ना बेटा दोनों अंतिक हैं, ये दोनों एक ही सेल बनाएंगे। अब जब तो हम इसको क्या बोलते हैं, अब देखने में हमें क्या लग रहे हैं बेटा, 1 2 3 और 2 5 और 3 8 केंद्रक हैं, इसके पास नहीं है। तो जो मेरा परिपक्वित भ्रूणपोष है वो 8 केंद्रकीय संरचना है। कैसे है, अगर एक नंबर आधे नंबर में आ जाए कि भ्रूणपोष निम्न में से क्या है, तो 8 केंद्र की संरचना है। अगर सेल्स में आ जाए कितनी कोश की संरचना है, तो बेटा 7। 3 कोश का तो मेरे ऊपर, 3 कोश का बेटा मेरे नीचे, और जो बीच में जो द्वितीयक केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्रक हैं, वो साइटोप्लाज्म कोश का द्रव्य का अपना अलग परिवर्तन करेंगे और एक कोश का बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो हमारा जो भ्रूणपोष है वो 7 कोशिकीय है, वह 8 केंद्रकीय अवस्था है। क्लियर हो गया। पूछो। देख मैं बताऊं, विभाजन बेटा मेरा मोटा मोटा 2 तरीका का होएगा, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का सिंपल सा रूल है कि अगर मुझे सेम टू सेम कॉपी बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक प्रकार से बोल सकते हैं जैसे लैंगिक जनन में क्लोन बनाना, तो वो एक प्रकार से होता है समसूत्री विभाजन। जैसे मेरे पास एक सेल है, मेरी एक कोशिका है मेरी, मुझे उसकी सेम कॉपी बनानी है ताकि वो भी सेम काम करे, सेम आगे जाके जनन करे, सेम उसमें वो गुणसूत्र हों, सेम गुणधर्म हों जैसे उसमें थे। तो बेटा समसूत्री विभाजन करूँगा मैं, उसमें जीन्स बेटा आधे आधे बटेंगे, फिर वो डबल हो जाएंगे, यानी कि सेम टू सेम बनेगी। ये हो गया क्लियर। अब हम जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, कोशिका का चैप्टर है हमारा, उसमें स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि सबसे पहले कोशिका में क्या परिवर्तन होगा, क्या विभिन्नताएं आएंगी, फिर सेकंड फेज में कौन सी आएगी, फिर थर्ड फेज में कौन सी आएगी, आखिरकार कैसे वो नई कोशिका बनेगी। यानी कि 2n से 2n कोशिका ही बनेगी, यानी द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका बनेगी। क्लियर हुआ इतना। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बेटा कि ये 2 फेज में होगा। सबसे पहली बात तो ये द्विगुणित से एकगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे युग्मकों का निर्माण होता है, स्पर्म बनते हैं, ओवम बनता है, वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। जैसे इसमें हमारा जितने भी बने, हमारे मेल गैमीट बना था, हमारा परागकण बना था, वो भी अर्धसूत्री विभाजन से बना। और अब हमने क्या बनाया, गुरु बीजाणु बनाया, वो भी किससे बना, अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि उसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं और संख्या में एक साथ 2, 1 से 2, 2 से 4, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन एक कोशिका के कितनी बनेंगी बेटा, हो 4। और वो चारों की चारों कैसी होंगी, अगुणित, यानी कि n अवस्था में होंगी। जैसे हमने जब लिखा था तो लिखा था ना अगुणित गुरु बीजाणु, तो इसलिए लिखा था क्योंकि वो n अवस्था है, उनमें 3 नष्ट हो गए, दूसरा जो फाइनल बचेगा वो बेटा हमारा गुरु बीजाणु फाइनल वाला बन जाएगा। अब क्लियर हुआ प्रमोद। अब ये हमें छापना तब है जब हम लिख लेंगे, तो हम इसमें लिख रहे हैं बेटा गुरु बीजाणु का परिवर्तन या गुरु बीजाणु का विकास, हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो। अरे गुड़िया तेरा यार अब याद आएगा मुझे ना, लिख लियो बेटा। लिखो बेटा, बेटा पहले लिख ले, तेने बनाना चालू कर दियो का। अब तो हमने समझाते टाइम सब चीज़ें एक साथ पढ़ लें, लेकिन अब हम नोट्स टाइप में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे क्या हो रहा है, फिर डायग्राम बना देंगे ताकि प्रोसेस सारी लिखो। क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्योंकि अब जो बच्चा है हमारे पास क्रियाशील ही बचा ना, जो हमारे पास फाइनल था ये वाला, ये क्रियाशील है ना। तो यार ऐसे क्यों देखें जैसे रेगिस्तान में कुछ और देख लिया हो तुमने, जो ना देखना चाहिए। समझ में ना आ रहा हो गदा, समझ में आ रहा एरो बनाना है, लिखना चालू करो, सारे पॉइंट एरो बनाना है ताकि याद रहे। और ऐसे बनाए कर कोशिश से करेगा, नोट्स तो आगे बढ़ जाएगा। जैसा भी तेरी लाइन लिख जाएगी, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसमें समसूत्री विभाजन होगा, ये मान लें यहाँ तक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से डालो ताकि तो याद रहे। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की तरह, मादा युग्मकोद्भिद लिखूं,
युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद की तरह प्राथमिक कोशिका का कार्य करता है, प्राथमिक कोशिका का कार्य करता है जिससे इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, वह बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है, बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। हो गया बेटा क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट डालो। भाग घेर लेता है, यानी कि देखो बेटा, बड़ी होगी वो कोशिका तो बीजांड का जो संरचना है वो तो फिक्स है, जो उसका आकार है वो तो फिक्स है। जब बड़ी होगी तो उसका अधिकांश भाग घेर लेगी ना, यानी कि बड़ी हो जाएगी वो। तो वही लिखा है मैंने कि जब परिपक्वित होगी, जब मेच्योर होगी तो उसका आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होकर के पूरा भाग लगभग भाग अधिकांश भाग घेर लेती है। अब इसमें क्या होगा बेटा? समसूत्री विभाजन। तो नेक्स्ट पॉइंट डालो। इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे बने दोनों केंद्रक, जिससे बने दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर आ जाते हैं। एक बार देखो बेटा, ये मेरा क्या था? गुरु बीजाणु परिपक्वित, अब आकार में बड़ा होगा, बीजांड के लगभग भाग को घेर लेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। अब उसमें होगा बेटा समसूत्री विभाजन और दो केंद्रक बनेंगे जो एक दूसरे के किस पे आ जाएंगे? ध्रुव पे आ जाएंगे। यही तो मैंने बोला, यही पॉइंट लिख रहे हैं हम कि दो समसूत्री विभाजन होगा जिससे बने दोनों केंद्रक ध्रुवों पर आ जाएंगे या ध्रुवों पर स्थित हो जाएंगे। लिख लियो, ध्रुवों पर आ जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं, ध्रुवों पर एकत्रित। का है गोसु राय का एक मुझे ना, सीरियसली देखो, यूँ मत सोचो कि मैं तुम तक कछु कहूँगा यार, तुम यार कोई बालक ना है ना, मैं कोई बड़ा बूढ़ा जो तुम्हें कछु ज्ञान दूँ। बट सीरियसली बात है, जब हम घर से आए हैं, कल हमने 4 बार डिसाइड किया है, तो अब कम से कम उसका काम तो करो, पढ़ो तो सही। बीच में अगर तुम्हारा मन ना लगे तो मैं ऐसा भी ना हूँ कि वैसा मास्टर हूँ, खर्च करा भी तो डरता हूँ। तुम्हारा कुछ मन करे कि हम यहाँ साहब डीजे बजाएंगे, डीजे बजा ली हूँ, नाच ली हूँ है बेटा। पर जब तक पढ़ रहे हैं यार, वहाँ में बीच में कोई उंगलीबाजी, कोई बकचोदी ना होनी चाहिए। काय को आई तू सो गए कि जा? देखो अब चुपचाप। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया हमें। इस प्रकार बने दोनों केंद्रक ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। क्लियर बेटा हो? अब नेक्स्ट पॉइंट डालो। इन केंद्रकों में पुनः विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो से चार केंद्रक व 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं या केंद्रकों का निर्माण होता है। 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। यही तो बताया था बेटा। देखो ये ध्रुव पे आ गए, दोनों विभाजन हुआ, 2-2 बन गए, यानी कि 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। अब इनमें फिर विभाजन होगा और 4 से कितने बन गए बेटा? यही तो लिख रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी लिख रहे हैं, जो भी हमने समझाई।
लिख गो। नेक्स्ट पॉइंट डालो। इनमें से 4 केंद्रक निभाग की तरफ, इनमें से 4 केंद्रक निभाग की तरफ व 4 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ। अब देख लो यहाँ में भी यही तो है, पहले 4 केंद्रक किसकी तरफ बेटा, निभाग की तरफ, तो बाकी के 4 केंद्रक किधर हैं, बीजांड द्वार की तरफ। वही तो लिख रहे हैं, जो सारा कुछ तुम्हारे डायग्राम में है वही सेम चीज लिख रहे हैं। बीजांड द्वार की तरफ स्थित हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो। एक केंद्रक निभाग की तरफ से, हाँ जी, एक केंद्रक निभाग की तरफ से व एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से आकर मध्य में स्थित हो जाता है। एक केंद्रक निभाग की तरफ से व एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से, वही हुआ। यहाँ 4 निभाग की तरफ थे, 4 किधर थे, बीजांड द्वार की तरफ। अब बेटा उन 4 में से एक निभाग की तरफ से और एक आ जाएगा बीजांड द्वार की तरफ से, और मध्य में इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। वो हो गए ना मध्य में तरफ से, कहाँ थे, निभाग की तरफ से लिख दिया या कहाँ थे लिख दिया, बीजांड की तरफ, बीजांड की तरफ से आकर मध्य में स्थित हो जाते हैं, मध्य में स्थित हो जाते हैं। होगो बेटाओ। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। इस प्रकार निभाग की तरफ स्थित 3 केंद्रक या तीनों केंद्रक, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखियो है ना, बने तीनों केंद्रक, इस प्रकार निभाग पर बने तीनों केंद्रक। मैंने हवाल का कही तुमसे कि 4 कोशिकाएं बेटा ऊपर ही, 4 नीचे हैं, उनमें तो एक एक आ गई मध्य में, अब बची ऊपर 3, तो वही लिख रहे हैं। अभी तो केंद्रक हैं, कोशिका तो बनेंगी ना, मैं लिखवा रहा हूँ जब। स्थित तीनों केंद्रक, इस प्रकार निभाग की तरफ स्थित तीनों केंद्रक कोशिका द्रव्य का विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कोष्ठक में एंटीपोडल सेल्स, प्रतिपक्षी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, दोनों में से कोई एक नाम लिख लो। कोष्ठक में एंटीपोडल लिख रहा हो वहाँ देख, और तो मैं कितने ज्ञानी आवे तो लिखता हूँ मैं जो चीज़ लिखवा रही हूँ। एंटीपोडल कहलाती हैं, कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा। बीजांड द्वार की तरफ स्थित तीनों केंद्रक, द्वार की तरफ स्थित तीनों केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ स्थित तीनों केंद्रक भी कोशिका द्रव्य का विभाजन कर नई कोशिकाएं बनाते हैं, नई कोशिका बनाते हैं, जिनमें से मध्य वाली कोशिका या मध्य में स्थित कोशिका
अंड कोशिका, जिनमें से मध्य वाली कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है, या मादा युग्मक कहलाती है। तथा अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका कहलाती हैं। सहायक कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटाओ। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य में स्थित ध्रुवीय केंद्रक, मध्य में स्थित ध्रुवीय केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मध्य में स्थित ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट डालो बेटाओ। इस प्रकार परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक 7 कोशिकीय व 7 कोशिकीय, लिखूं यह भी है, वह 8 केंद्रकीय होता है। अब सुनो दोबारा आते लिख के मेरी बात। देखो बेटा, बस कुछ ना हो या मैं सिंपल सी वही तो बातें हैं लाला, यही तो बात थी, हमने यही तो डिस्कस किया था कि मेरी एक कोशिका जो क्या थी, मेरी गुरु बीजाणु हम जैसे कह रहे थे, वो आकार में अब बेटा परिपक्व होने के बाद बड़ी होगी। पहला पॉइंट यही था हमारा, बड़ी होने के बाद बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेगी। ये पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा कि उसमें होगा समसूत्री विभाजन, और कितनी कोशिका बनेंगी बेटा? 2, और वो कैसे सेट हो जाएंगी? ध्रुवों पर सेट हो। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा बेटा उसमें होगा विभाजन, विभाजन के फलस्वरूप अब 2 से बन जाएंगी बेटा 4, फिर से 2 से बन जाएंगी बेटा 8। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसमें से जो 4 होंगी वो किसकी तरफ? निवाहक की तरफ, और 4 जो होंगी वो बीजांड की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। फिर बेटा इसमें से मैंने बोला कि निवाहक वालियों में से एक कोशिका या एक केंद्रक, और बीजांड द्वार वालियों में से एक केंद्रक कहाँ पे आ जाएगा? मध्य में, मध्य में आ गया। और इनको क्या कहेंगे हम? द्वितीयक केंद्रक या सहायक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक। अब बेटा क्या होगा, उसमें से ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं उनको हम कहेंगे प्रतिपक्षी प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। जो बीच में 2 केंद्रक हैं, वो तू कह रहा था ना 2 साफ बीच में, तो वो क्या होंगे? संयुग्मित होंगे, संलयित होंगे, और एक केंद्रक बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक। और नीचे वालियों में से जो बीच में है वो है हमारी मेन कोशिका, जिसको हम बोलेंगे अंड कोशिका, एग सेल, और जो साथ में बेटा आसपास हैं दोनों, उनको हम कहेंगे सहायक। यही तो लिखा हमने। अब यार बना दो, खत्म कहानी है, पूरा टॉपिक खत्म। देख बेटा, पहला पॉइंट, पहला लाइन जो तेरा पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ई है, फिर दूसरा पॉइंट ई है, तीसरा पॉइंट ई है, ऐसे जानो लास्ट तक। जब तुम यूँ बना लो चाहे यूँ बना लो, कैसे बना लो तुम्हारी कॉपी के साथ ले जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब तो कंफ्यूज ना होंगे। देखो
हमने सबसे पहले क्या चालू किया था इसमें कि हम बेटा सारी की सारी घटनाओं को 3 क्रम में पढ़ेंगे। एक निषेचन पूर्व घटना, यानी कि जब परागकण और गुरु बीजाणु का क्या होगा बेटा, संलयन होगा। लाला अब ना, हमने क्या किया था, इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा था। जो हमारा निषेचन है वो है मीडिएट, यानी कि मध्य में। निषेचन मतलब जानते हो सब लोग, परागकण और गुरु बीजाणु का संलयन। अब उससे पहले जो जो परिवर्तन होगा, जो जो विभिन्नताएं आएंगी, जो जो घटनाएं घटेंगी, चाहे वो मेल बॉडी में हो, यानी कि मेल पुष्प में हो, या मेल गैमीट, मेल युग्मक, नर युग्मक कैसे बनेगा, वो सारी प्रोसेस पढ़ी हमने। फिर बेटा संलयन का दूसरी चीज़ जरूरी है क्या, मादा युग्मक, फिर हमने वो बनाया, सारी प्रोसेस पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे बेटा निषेचन, कि निषेचन कैसे होगा। फिर उसके बाद निषेचन पूर्व में परागनलिका कैसे बनेगी, फिर भ्रूण कैसे बनेगा, बीज कैसे बनेगा, फल कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। अब हमारे पास दोनों युग्मक हैं, नर युग्मक है हमारे पास परागकण, मादा युग्मक है हमारे पास गुरु बीजाणु। अब हमें क्या प्रोसेस करेंगे, परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब हम कौन सी घटना पढ़ रहे हैं, देखो बेटा, हालांकि बीच बीच में 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं परागण के बारे में। लाली, बीच बीच में हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं परागण के बारे में, क्या होता है पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है, जब हमारा क्या बेटा, जो परागकोश है, पोलन सैक है, वो हमारा परिपक्व हो जाएगा, पूर्ण विकसित हो जाएगा, तब उसके यानी कि परागण भी पूर्ण विकसित हो गए, तो उस टाइम पे परागकण का परागकोश से निकल करके और मादा पुष्प यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इतनी घटना क्या कहलाती है, समझ में बैठे हो? दोबारा बोल बेटा। ना, वही अब मैं जो जो बताऊंगा तो खड़ा है कि सब बद लिखना होगा अगर 4 नंबर में आएगा। जैसे सबसे पहले परागण की परिभाषा लिखेंगे हम, पॉलिनेशन। तो क्या कह रहे हैं हम परागण के बारे में, कि परिपक्व या पूर्ण विकसित क्या परागकोश से परागण का निकलकर, परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, बस इतनी प्रोसेस क्या है बेटा, पॉलिनेशन हो गई। उसके बाद बेटा पढ़ेंगे इसके टाइप, ये कितने प्रकार का हो बेटा, कौन सा कौन सा, स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और बेटा पर परागण, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेटा इन्हें दोनों ने अध्ययन करेंगे हम। स्वयं में तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, आज कर देंगे बेटा, टेंशन मत, बीच में ब्रेक ले लेंगे, कुछ चीज़ें ना छोड़ देंगे। देखो बेटा, स्वयं परागण में नाम से ही लग रहा है कि यानी कि एक ही पादप का तो क्या होगा बेटा, परागकण, और एक ही उसी पादप का क्या होगा बेटा, गुरु बीजाणु। यानी कि ऐसा परागण जिसमें परागकण उसी पादप के वर्तिकाग्र पर जाता है या वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्वयं परागण में अब 2 शर्त है बेटा। जैसे मेरा ये पुष्प, मेरा पेड़ है को बेटा, या पेड़ पे बेटा फूल लगेंगे कि ना लगेंगे, एक फूल यहाँ लग रहा है, अगर इसी पादप में, इसी पादप का क्या निकला, परागकण निकला, लाला, इसी पादप का क्या निकला, परागकण, और इसी पादप के वर्तिकाग्र तक जा रहा है, उसको मैं पूरा क्या कह रहा हूँ, स्वयं परागण। अब इसको हम बांटेंगे बेटा 2 भागों में, कैसे बांटेंगे, एक तो हो जाएगा बेटा सजात पुष्पी, क्या हो जाएगा, सजात पुष्पी, एक हो जाएगा बेटा स्वयं। क्लियर हुआ? उदम करेंगे, मैं खुद उद्यमी हूँ, गल्लेन, टेंशन क्यों ले रहे हैं यार तुम, ठट्टे कर लिए। हाँ वो काके करें होते मिलाना कहाँ है, हत्ती मिलानी, हत्ती मिला लियो, कछू लड़ा लियो, बट टाइम पे। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं परागण, उसमें बेटा मैंने 2 प्रोसेस देखी। अगर एक ही पौधे का परागकण है, एक ही पौधे का क्या है, गुरु बीजाणु है,
और यानी कि उसी पौधे में जो खेल हो रहा है सारा हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ उसको स्वपरागण। हेलो। अगर बेटा दो अलग अलग पादपों का है, यानी कि सेम जात का होना चाहिए। पहली बात तो ऐसे थोड़ी है कि गुड़हल का परागकण निकला और जा करके तोरई में गिर गया, वो क्लियर नहीं है। वो होना उसी जाति का चाहिए, लेकिन वो पादप बेटा अलग अलग है। क्लियर है। अब बेटा हमने पढ़ा स्वपरागण दो प्रकार का, कैसा कैसा, एक सजात पुष्पी और एक सहयुग्मन। सहयुग्मन में क्या होगा बेटा कि जैसे इस पुष्प की, इसी पुष्प का तो परागकण था, इसी पुष्प का क्या था बेटा, वर्तिकाग्र था। यानी कि सेम पुष्प के किससे, पुंकेसर से निकला वर्तिकाग्र या परागकोश से निकला क्या परागकण, और उसी पुष्प की इस पे वर्तिकाग्र पे जाकर के गिर गया, ये हो गया स्वयुग्मन। सजात पुष्पी में क्या होगा बेटा, एक ही पादप के, सजात यानी एक ही जाति एक ही पादप, उसी पादप के मान लो इसके पुंकेसर से, इसके परागकोश से परागकण निकला और दूसरे पादप मतलब इसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिर गया, इसको क्या कहेंगे हम, जैसे उदाहरण तो लिख दूंगा। समझ में आया। ये दो प्रकार के हो गए मेरे। उसमें क्या है बेटा, सिंपली एक दो पादप होंगे अलग अलग, इसका एक पुष्प होगा, एक दूसरा पादप होगा, इसका एक पुष्प होगा, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचे। दोनों तीनों स्थिति क्लियर हो गए बेटा। यानी कि इसमें तो एक ही पौधा है, उसी पौधे पे जो खेल होना है उसी पे हो रहा है, लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं, या तो उसी पौधे के उसी पुष्प के बीच में हो रहा है वो पूरी घटना, और उसमें एक दो पौधे हैं अलग अलग, एक पौधे से निकल रहा है परागकण और दूसरे पुष्प के क्या घर पे जा रहा है, वर्तिकाग्र। अब बेटा इसके फायदा नुकसान देखो। स्वपरागण का तो सीधा सीधा पहला फायदा तो यही है कि इसमें परागकण वेस्टेज नहीं जा रहे हैं मेरे, क्योंकि बहुत कम दूरी तय करनी है, बहुत माइनर सी दूरी तय करनी है, तो वहीं के वहीं या तो उसी पुष्प पे जा रहा है तो वहीं से गिर के बेटा दूसरी जगह चला गया, तो कोई नुकसान हुआ, कोई वेस्टेज हुआ, कहीं गिरा, कहीं कुछ भटका, वो रास्ता अपना नहीं भटका, वहीं के वहीं है, ये क्लियर हुआ। दूसरा फायदा क्या है बेटा, ये निश्चित होता है, यानी कि एक बार अगर जा गया तो निश्चितली क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इसकी तरफ अब बेटा दूसरे पुष्प, दूसरे पादप के पुष्प तक जाना है उसको, तो खुद तो चल नहीं सकता, उसके पैर तो है नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, माध्यम चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या माध्यम है हमारे पास बेटा, सबसे पहला हवा, दूसरा बेटा जल, तीसरा बेटा कीट, चौथा बेटा पक्षी, पांचवा बेटा एक इसमें चमगादड़ को अलग रख देते हैं हम लोग ना, चामचर रहे हैं ना चमगादड़। बेटा मनुष्य भी हमें अलग रख ले, लेकिन मनुष्य बारे हम स्टडी करें ना, मतलब छठो भाग लिख ले कि वह में कहे कि जैसे किसान है वही के हाथ से जा सके, वो अपना उसका छू काम कर रहे हो, बाकी हाथ से लग के परागकण दूसरे के पहुँच गो। लेकिन हम मीन ऑफ में पढ़ते नहीं, कि मोस्टली जो प्राकृतिक रूप से तो इन्हीं से हो रहा है। कितने मीडियम है हमारे जो बुक्स में हैं, 5 मीडियम है बेटा, और कैसे हैं वो, पर परागण के, यानी कि एक जो पौधा है उसका क्या होगा, परागकोश, उससे निकलेगा परागकण और उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक। यानी कि इसमें क्या चाहिए मुझे, दो पौधे चाहिए अलग अलग, इसका परागकोश से निकलेगा परागकण, उसके वर्तिकाग्र तक जाएगा। लेकिन इधर सिर्फ एक ही पौधा था, लेकिन उसमें दो पुष्प हैं, अगर अलग अलग पुष्प में हो रहा है दोनों में पॉलिनेशन, इसका परागकण इस पे आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, और एक ही पुष्प का पुंकेसर से परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहा है, तो उससे क्या कह रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया भाई। अब ये हो गया हमारे फ़ायदा। उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसमें फ़ायदे और नुकसान ये हैं बेटा कि देखो स्वपरागण में हमने पढ़ा कि एक तो निश्चित फर्टिलाइजेशन है, निश्चित निषेचन होगा, दूसरा परागकण का वेस्टेज नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। उधर नुकसान हो रहा है भाई, सीधी सी बात है, कोई चाहे हवा लेके जा रही है, पानी लेके जा रहा है, कीट लेके जा रहा है, तो परागकण इधर उधर हो सकता है, गिर सकता है, खो सकता है, या फिर नीचे भी गिर सकता है, या फिर पहुंच भी जाए तो बेस्ट क्वालिटी का ना हो, गलत पहुंच गया हो तो निषेचन नहीं होगा, तो ये तो नुकसान होगा। अब फायदे की बात करें तो बेटा देखो इधर नुकसान क्या है, जब एक ही जाति के पुष्पों के बीच में या एक ही पौधे के बीच में या एक ही पुष्प के बीच में जब निषेचन हो रहा है, तो उसमें गुणों का विभेदन नहीं होगा, गुणों का विकास नहीं होगा। कैसे, यानी कि एक तो सबसे पहली बात सेम पौधा प्राप्त होगा हमें, सेम टू सेम कॉपी,
अब उसमें जब सेम ही हो रहा है तो समय के साथ में जो अनुकूलन में विविधता आनी चाहिए, डाइवर्सिटी आनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। वो अब जब विकास ही नहीं होगा तो कल को कोई नई बीमारी जन्मी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें वो कम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक कोई हमारा गांव है, आपका गांव है, उसमें भाई गिने चुने बैल होते हैं, गिने चुने ही भैंसे होते हैं। ज़्यादातर जो बैल तुम्हारे वैसे घूमे तो एक होगा दो होगा, वरना हम ही भगा दें, वरना खेतर नुकसान करें। तब भी आज जब लगा ले 2-2 3-3 गांव के बीच में एक हो गए, तो सारी की सारी गाय अगर हम नेचुरल निषेचन उनका कराते हैं तो सिर्फ एक के साथ होगा ना, क्योंकि है ही वो हमारे पास। तो इससे नुकसान ये होगा, जितनी जाति होंगी उनकी पूरे गांव में, जितने नए बछड़े बनेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, सेम गुणसूत्र होगा उनमें, सेम उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सेम होगी उनकी, यानी कि उससे रेट गिरेगा बेटा। उससे क्या होगा? रेट गिरेगा। सबसे पहली बात, जो हमारा मेल गैमीट है वही डिसाइड करता है कि आगे वाली जाति में जो उसका सेक्स होगा, यानी कि उसका लिंग होगा, वो कौन सा होगा। तो बेटा कहीं तो ऐसा हो जाए कई बार कि सारे गांव में जितने बछड़े हो रहे हैं वो एक ही, या तो मेल हो रहे हैं या फीमेल हो रहे हैं, या फिर कोई एक बीमारी आ रही है तो सारे में एक ही बीमारी जन्म रही है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल समझ में आया? इसीलिए हम क्या कराते हैं उनका बेटा, कृत्रिम निषेचन कराते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराते हैं। उसमें क्या होता है बेटा कि जो उसके गैमीट आते हैं या युग्मक बोलते हैं, जिनको स्पर्म बोलते हैं, वो अलग अलग जाति के हैं। पहली बात तो अलग जाति नहीं, सॉरी, जाति सेम है, ब्रीड अलग अलग है। अब वो कहीं तो राणा भैंसा का लेके आया, या तो जैसलमेर का है, कोई बीकानेर का है, कोई कहीं का है, तो उनकी क्वालिटी उसी हिसाब से बेस्ट होगी कि नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, हमारी जो आगे वाली संतति है उसमें क्या हो जाएगा, विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। वही यहाँ हो रहा है कि जब एक ही पौधा है उसका क्या तो एक ही पुष्प के बीच में हो रहा है, या फिर दो अलग अलग एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में हो रहा है, तो उनमें विभिन्नता नहीं होगी। विभिन्नता नहीं होगी तो इसका मतलब सेम पौधा प्राप्त होगा, सेम फल प्राप्त होगा, सेम बीज प्राप्त होगा, लेकिन उसमें आगे की विविधता उत्पन्न नहीं होगी। समय के साथ में उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन हो जाएगी और वो बीमार होने के चांसेज। लेकिन उधर बेटा दो अलग अलग पौधे हैं, यानी कि जो जीन लाइन है वो दोनों के अलग अलग, तो दोनों के अलग अलग है तो बेटा दो अलग अलग नर युग्मक हैं या अलग अलग पौधे के हैं, तो उनमें अपने आप विभिन्नता आएगी। जो बीज बनेगा वो बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, फल बनेगा वो मीठा बनेगा, बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, यानी कि उसमें परिवर्तन आएगा, वो हमारे इससे बेस्ट होगा। क्लियर हुआ सबका? फाइनल एक बार और बताऊं? एग्जाम्पल वगैरह सब सेट है? अब बस ये छापना है। हेडिंग डालो, परागण, पॉलिनेशन। क्या है बेटा? पूछ लो कुछ, पूछ। हाँ बिल्कुल, सुनो तो ये एग्जाम्पल सुनो। लाला देखो मैं बताऊं, लाला ने कही कि जैसे भैंस और गाय की बताई आपने, पुष्पन की बताई, तो मनुष्य में भी तो हो गए, बिल्कुल हो गए। इसीलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या होता है, हम कितनी गोत्र मिलाते हैं? क्यों? क्योंकि करीबी के बीच में वो फर्टिलाइजेशन ना हो, युग्मकों का फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि जो संतति उत्पन्न होंगी उनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा, मोमडन्स में आप देखते हो उनमें सिर्फ एक आधी देखते हो, वरना माँ फूफी के में हो जाता है। तो यही रीजन है बेटा। अभी है आयो को सो कर जाओ, बीच में ब्रेक लेंगे अभी आगे लिखने के बाद। है ना, देखो परागण, पॉलिनेशन, पेप्सी पीएंगे। तुम्हारे जब तक हिम्मत बच रही है, मन लग रहा है, तब पढ़ लो। कहाँ क्या भेज जाए वो? लाली तू बता, जानो या कहीं फैमिली में तो दिखे तुम? ऐसे तो तू सेट करके आओ कोई ना कोई। लिखो बेटा, परागण लिख लियो, पॉलिनेशन। पराग कणों का, भैया हाँ पॉइंट डाल के लिखो सब चीज। वैसे पॉइंट मत लिख करो 1 2 3 4, तीर वाड़े अपने है ना, ना ना, या तो बाद में लिखना।
अभी परिभाषा लिख लो परागण की, तो मैंने समझाया हो, तो मैं इंट्रो दियो कि सारा तुम ना तीनों की तीनों मैं दूंगा तुम्हारे, और ये तो फिर चल ध्यान दे रही, तुम दोनों पंचायत में लग रही है। तू तो कतई बैठी ऊपर पाम करके, मैं नहीं चल कोई बात ना पर ध्यान दे रहा हूँ मैं, तुम दोनों जन पंचायत में लग रहे हैं, सुने ना है तुमने एक ही बात। लिखो बेटा, पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। लिख दो बेटा। अब बेटा परागण लगाए के दो निशान लगाए के ऐसे लिख दो यार, स्वयं परागण, परपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। समझ गए ना? बस इतना ही लिखना, ये नीचे को कछु ना लिखना, खाली ये दो तीर बनाए। लाला ना तो ऐसा करेंगे, इंडिया भेज देंगे। मम्मी से बात करनी है। हाँ लिख गई बेटा। मैं तो यूँ कह रहा हूँ यार, आज खत्म से हो जाओ, थोड़ा बहुत बच्चे को जल्दी थोड़ा तो हो जाओ, जब आए तो लाली यार रोक। स्वयं परागण एडिंग डालो बेटा, स्वयं परागण सेल्फ पॉलिनेशन करके दो लाइन खींच के लिखना चालू करो। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे या पहुँचता है, अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। बेटा पूरा बोल, फिर अन्य तो दो बार बोलो मैंने। ना उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यानी कि मैंने दो सिचुएशन बताई ना आप, कि या तो एक ही पुष्प है, उसी का परागकण, उसी का वर्तिकाग्र, अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। समझ में बैठ गो ना? हम स्वयं परागण पढ़ रहे हैं बेटा, वहाँ दो ही कंडीशन है, या तो एक ही पौधे का एक ही पुष्प है, उसी का परागकण और उसी का वर्तिकाग्र। दूसरा केस, एक ही पौधा है, दो अलग अलग पुष्प है, एक पुष्प का परागकण और दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र। पौधा एक ही रहना है, बस फर्क इतना है कि उसी पौधे का एक ही पुष्प में हो रहा है दोनों खेल, या दो अलग अलग पुष्प है। क्लियर हो गया? इस क्रिया को स्वयं परागण कहते हैं। लिख दो भाइयों। अब नीचे फिर ऐसे ही स्वयं परागण के नीचे तीर बनाए के दो लिखने हैं बेटा, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। ये दो प्रकार का हो गया ना? यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, स्वयं परागण दो प्रकार का होता है, पहला स्वयुग्मन और दूसरा सजात पुष्पी। बच्चा समस्या कोई है तो पूछो, फिर कोई सी कहीं लग रही है। दूसरा बेटा सजात पुष्पी। लिख गो। अब बेटा पहली हेडिंग डालो, सजात पुष्पी या स्वयुग्मन, कोई सी डालो। स्वयुग्मन डालना है,
स्वयुग्मन डालो, पहले नंबर पे स्वयुग्मन अंडरलाइन करके लिखना चालू करो। जब परागकण किसी पुष्प के पराग कोश से निकलकर किसी पुष्प के जी ऐसे लेंगे। अब एड्रेस कैसे करेगी तू, यही तो करेगी ना, किसी पुष्प का या किसी गांव का लड़का था, ऐसे तो बोलते हैं, तो यही तो करना पड़ेगा। जब परागकण किसी पुष्प के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे बेटा? स्वयुग्मन कहते हैं। इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। है गो? जैसे मटर, टमाटर आदि, मटर, टमाटर आदि अगली हेडिंग डालो बेटा, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। जब परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? सजात पुष्पी परागण। तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे मक्का, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उदाहरण या एक जैसे मक्का है जी, एक ही बहुत समझ में आएगा भाई। लैंग्वेज में कोई किसी को तकलीफ, जो हमने लिखा है उस लैंग्वेज में किसी को कैसी भी हो तो बताओ और क्लियर करें। अब बेटा जब ये चालू कर दियो हमने स्वपरागण, तो इसके हानि दोष भी यहीं पे लिख लेते हैं ना। लिखो बेटा, स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ। प्रियंका क्लियर हो गया? 4 नंबर में आया तो कैसे लिखना है बेटा? अब तो कोई डाउट ना है। पहला लाभ लिखो, इस परागण में निषेचन की प्रक्रिया निश्चित होती है। इस परागण में निषेचन की प्रक्रिया निश्चित होती है, यानी कि जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच ही जाएगा, जब बगल में ही है पुष्प हमारा, या तो एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र है या एक ही पादप के 2 पुष्प हैं, तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो आसानी है ना। निषेचन निश्चित है बेटा? देखो, इस परागण में निषेचन निश्चित है, निषेचन की प्रक्रिया निश्चित है। वही सब चीज़ तो जो भी हमने डिस्कस करी है ना, फाइनल सब वही है, बस वो उनमें शब्द देने हैं, उनमें हम लिखना होगा। सेकंड लिखो बेटा, स्वपरागण से उत्पन्न पादप, स्वपरागण से उत्पन्न पादप
वे बीज स्वयं परागण से उत्पन्न पादप व बीज शुद्ध वंशक्रम वाले होते हैं, शुद्ध वंशक्रम वाले होते हैं, वंशक्रम वाले होते हैं। स्वयं परागण की हानियां, स्वयं परागण की हानियां। पहली लिखो, लिखो भैया, हेडिंग लिखी। पहली हानि लिखो, स्वयं परागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। विभिन्नताएं नहीं आती हैं। दूसरा, स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे स्वयं परागण से उत्पन्न पौधों स्वयं परागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लिखो बेटाओ। नेक्स्ट, ये तो हानि खत्म है गई। अब बेटा सेकंड हेडिंग डालो अपना, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए ना? या की सारी रामायण हमने खत्म कर दी, या के सारे टाइप, या के सारे एग्जाम्पल, या की हानि, या के फायदे। अब हम उसको खत्म कर। क्लियर? काहे दुखी है बच्चे? कौन को दुख है? रो मेरे ले ले फिर ब्याह को देख। अगर कोई ना, तू एक काम करियो, फिर लाली तू भी एक संगी जाएगी। फिर तुम दोनों ने विदा कर दें, तुम घर जाके पढ़ लेंगे ना पढ़ेंगे? तो विदा ना कर रहा हूँ, मैं आगे पूछ रहा हूँ। तू कहाँ की है पढ़ेगी? तू भी फिर तू कहाँ जाएगी अक्सर? है रे, घर जाके पढ़ ले हो का? चलो यार, टॉपिक कंप्लीट कर लो। ठीक, देखो, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इस क्रिया में एक पुष्प का परागकण, एक पुष्प का परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या बोला बेटा मैंने बोला कि जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे पर परागण कहते हैं। अब लिखो बेटा, पर परागण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण की विधियां। देखो बेटा, लिखो, पराग कणों के, हेडिंग लिख ली ना? पराग कणों की विधियां। नीचे पॉइंट में तीर बना के एक पॉइंट लिखना बस यहाँ, फिर तो हम टाइप करने पड़ेंगे। पराग कणों को पराग कोश से निकलकर, पराग कणों को पराग कोश से निकलकर
दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम अथवा साधन की आवश्यकता होती है। इन साधनों को परागकण के कर्मक कहते हैं, परागकण के कर्मक कहते हैं। है गो, इसे परागकण के का कर्मक, कर्मक बोलते हैं ना बेटा, कि मतलब वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कर्मक कहते हैं। नीचे बेटा यह लाइन छोड़ के तीर बनाओ। ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहलो डालो बच्चों, हवा द्वारा, हवा द्वारा, हवा, वायु द्वारा लिख लो वायु लिख लो ना, हवा लिख लो, समझ गए ना। हवा, हवा ते वायु कहें, एयर ना ना एक बारे में लिखो कि कौन में होए। जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है, वायु के माध्यम से होती है, तो उसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। बात तो है ना यार, 4 नंबर में आएगा तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, और मटेरियल हमारे पास नोट्स में होगा तो ज़्यादा बेटर है ना। हाँ जी, आए हो लास्ट ईयर 1 नंबर में, क्या नंबर में? 2 नंबर में, 2 नंबर में आया तो देख, एक तो हमें परागण की वायु द्वारा परागण कहते हैं। 2 नंबर को मतलब है तुम्हें परिभाषा लिखनी है, दोनों टाइप्स लिखने हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में मोटा मोटा लिखना है, यानी कि 5 से 6 लाइन तो लिखनी नहीं। एक आधा पहले एग्जाम्पल लेके आपको, जैसे बेलिस्नेरिया, अब ठीक है, लिखो बेटा। अगलो लिखो जी, जल द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। अरे यार, जल द्वारा परागण कहते हैं। एक मिस्टेक कर दी मैंने, बेलिस्नेरिया यहाँ में लिखो यार, जल वाले, जल वाले में बेलिस्नेरिया लिखो, वहाँ पे काट के, वहाँ पे मक्का गेहूँ कुछ भी लिख दो, क्योंकि वायु द्वारा तो सब में ही हो लगभग। वहाँ पे बस थोड़ा सा काट के, वहाँ पे एक कट लगा के मक्का, ज्वार, गेहूँ। अभी हम आवे वो एक अनिश्चित फलन, अगर तुम आज पढ़ें जब तो नहीं, आज मैं तो सब खत्म करके सोच रहा हूँ।
पर तुम्हारे तो पिछवाड़े दुख पे लग गए। इन दोनों ने देखे ना गधान ने ना, तो गए तुम्हारे घर चल रहे हैं, एक एक घंटा वहाँ पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा यहाँ घर पढ़ेंगे, वही में कंप्लीट हो जाए। देखो बेटा, उसके एग्जाम्पल हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल डालो, कीट द्वारा परागण। तेरो ब्याह, अच्छा। कीट द्वारा परागण, हाँ, जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है या कीट के माध्यम से होती है। जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। जैसे मधुमक्खी, तितली आदि के द्वारा। जैसे मधुमक्खी, तितली आदि के द्वारा। है गो बेटाओ, 4 डालो। पक्षी द्वारा परागण, वही सेम लाइन। जब परागण की क्रिया पक्षियों के माध्यम से होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना बेटाओ, बिगनोरिया, ये बेटा एक जाति विशेष है, यहाँ में वैसे ना होए, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, पक्षी ही कर है बेटाओ। लिख लियो, लास्ट लिखो बेटाओ, चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण, हाँ जी। वाक्य भली जब मत लिखो, सब सेम लाइन है। जब परागण चमगादड़ के माध्यम से होता है तो उसे, हाँ, बट बेटा फर्क है यहाँ में और वहाँ में, पक्षी में और यहाँ में फर्क है थोड़ा। पिछली साल तुम्हारे यही साल पढ़ेंगे कि पिछली साल वहाँ में सिलेबस में हो जीवों का वर्गीकरण, तो फिर पक्षी वर्ग में आ गई। हाँ, अब हाँ, फिर और कहीं को लिखा रहे हैं अलग से, कम पढ़ेगा तो। लिखो बेटा, नेक्स्ट डालो। पर परागण के लाभ और हानि तो लिख लो, हैं? पर परागण के लाभ, चमगादड़ के द्वारा, चामचर्र के द्वारा। पीछे रह जाए तुम बेटा, बीच बीच में ना ई बोल जाए लाली हमारी, हाँ, या के बेहतर तो मैं छोड़ जाऊंगा। कहाँ जाएगी बारात? नदौला। अच्छा, एक आधा छोड़ देकर लिखो बेटा, सेम ही दौड़न खुदा लिख लो बेटा। पर परागण के लाभ, पर पहले लिखो, पर परागण द्वारा रह रही है पीछे, घर जाके वीडियो देखे कर, एक आध व्यूज तो बढ़ेगा। पर परागण के द्वारा उत्पन्न बीज स्वस्थ कौमा बड़े, पर परागण के द्वारा उत्पन्न बीज स्वस्थ कौमा बड़े व अच्छी नस्ल के होते हैं, वे अच्छी नस्ल के होते हैं। सेकंड लिख लो बेटा, उत्पन्न बीज अच्छे नस्ल के, स्वस्थ, बड़े, लिख लेंगे। दोबारा बोलूं, पर परागण के द्वारा उत्पन्न बीज स्वस्थ, बड़े व अच्छी किस्म के होते हैं। कच्ची ना अच्छी से लिखो बेटा। सेकंड लिखो, पर परागण से उत्पन्न फल
बड़े मीठे व स्वादिष्ट होते हैं। से उत्पन्न फल बड़े व मीठे स्वादिष्ट होते हैं। कुछ भी दो चीज़ और लिखवा दूँ, फिर ये हम आगे फिर कल आके निषेचन पढ़ेंगे सीधे। बेटा वो नहीं तो सुन ले। देखो बेटा ये अब जो भी हमने डिस्कस करो, जो भी पॉलिनेशन करो, वो सारो कैसो है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। बच्चा अब हमने जो भी परागण देखो, पॉलिनेशन देखो, सारो प्राकृतिक हो। वहाँ में सारी जितनी भी मीडियम है, चाहे माध्यम है, चाहे पुष्प है या कुछ भी, सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब हम पढ़ेंगे बेटा कृत्रिम परागण कैसे कराते हैं, बस ना पहले बताओ हैं। हानि लगा काय की या क्या हानि लिखो, पर परागण की हानि लिखो ना। इसमें है बेटा छोटा सा एक ही हानि लिखा लो, एक ही लाइन। इसमें परागकणों का नुकसान हो जाता है। नुकसान कोष्टक में वेस्टेज लिख लेना, तो नुकसान किस बेस में हो रहा है, खो जाते हैं। इसमें परागकणों का नुकसान हो जाता है। बेटा होगा परागकणों का नुकसान हो जाता है। जिससे कई बार निषेचन नहीं हो पाता है, जिससे कई बार निषेचन नहीं हो पाता है, वह पुष्प अनिषेचित रह जाता है। जिससे पुष्प अनिषेचित रह जाता है। अब बेटा हम पढ़ेंगे क्या, कृत्रिम, बस बता रहा हूं यहाँ 2 लाइन। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल बेटा वहाँ में फ़र्क है। जब तुम यहाँ नाउन के रूप में लिखोगी तो सी आएगी, जब आप इसको वर्ब के रूप में लिखोगी तो ऐसा आएगी, दोनों ही चीज़। तो यहाँ पे हम वर्ब के रूप में लिख रहे हैं बच्चे। देखो बेटा अब तक जितनी सारी प्रोसेस थी सारी सारी क्या थी, नेचुरल थी। अब हम खुद कराएंगे। खुद देखो, मान लो कि मेरा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी का मतलब यानी कि जहाँ में पुंकेसर भी है और लाला गधा। सुनो, मैंने बोलो मेरे पास एक पुष्प है जो कैसा है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। अब बेटा इसमें खुद होगा, क्या होगा, स्वपरागण होगा, नेचुरली होगा। लेकिन अब मुझे कृत्रिम परागण कराना है। मैं चाहता हूँ कि ये इसमें स्वपरागण ना हो। क्या ना हो, स्वपरागण ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो पराग कोष होगा उसको चिमटी के माध्यम से क्या कर दूँगा बेटा, निकाल दूँगा। चिमटी बोले जाते हैं, पकड़। क्या बोला मैंने, मेरे पास एक द्विलिंगी पुष्प है, उसका जो परिपक्व होने से पहले यानी कि जो उसकी तरुण अवस्था होगी, जो उसकी बच्चा होगा, जब वो उसी टाइम पे उसके पराग कोष को या पुंकेसर को चिमटी के माध्यम से निकाल दूंगा। तो अब कैसा बच्चा बेटा, द्विलिंगी था लेकिन अब तो उसके पास एक ही लिंग बचा, स्त्री केसर। तो उसमें पूर्ण विकास अच्छे से होगा, जो उसके पास न्यूट्रिशन होंगे, पोषण होगा, वो अच्छे से होगा। और अच्छी क्वालिटी के क्या बनेंगे हमारे पास, अंड कोशिका बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। क्लियर हो गया। अब बेटा हमारे पास जो परागकण बनेंगे अच्छी क्वालिटी के, जो दूसरी जगह पे जहाँ पे हमने ऐसे बनाए होंगे वहाँ पे उसमें वर्तिकाग्र को हटा दिया होगा। तो उन दोनों के मध्य में जब परागण कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम, और इस प्रोसेस को कहते हैं विपुंसन। विपुंसन यानी कि एक अंग को निकाल देना।
विपुंसन विधि तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को चिमटी के माध्यम से निकाल बेटा और हो जाएगा। एक और सुन ले, दूसरी प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे हम थैलीकरण। क्या पढ़ेंगे? थैलीकरण। थैलीकरण में क्या होगा, निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, अपने वर्तिकाग्र को एक थैली से बांध देंगे। उसमें क्या फ़ायदा है कि अब अवांछित, जो हम नहीं चाहते ऐसा कोई भी परागकण उस पर नहीं गिरेगा। यानी कि अब तो भाई हवा के साथ, पानी के साथ कुछ भी आ सकता है ना, तो वो नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। जैसे गुणसूत्र का हम पौधे का परागकण चाहते हैं, हम मुझे चाहिए कि फलाने के खेत को परागकण है ना वो बड़ा बेस्ट है, फूल बड़े बढ़िया हों, फल बढ़िया हों, तो मैं उसी के परागकण लाऊंगा और वही डालूंगा ताकि उन्हीं के साथ निषेचन हो सके। ये ना है कि कोई हवा के साथ उड़ के आया हो, पक्षी लाया हो, घेर दियो। हाँ, तो इसे कहते हैं बेटा क्या, थैलीकरण, बैगिंग। क्लियर? दो विधि थी हमारे सिलेबस में, विपुंसन और थैलीकरण। अब या तो लिख लो अगर हुए हिम्मत तो इनने दो चीज़ें ने बस लिख लो यार, 5 मिनट। जा बंद कर दे बेटा, छोड़।